सोचिए, एक माँ अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर पुलिस ऑफिस के बाहर जमीन पे बैठी हो, आंखों में आंसू हो, चेहरे पर डर और दिल में सिर्फ एक उम्मीद की कोई तो उनकी मदद करेगा। लेकिन वही उम्मीद कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई में बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे भरोसे की जिसे उस इंसान ने तोड़ दिया जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया था। कानपुर में एसपी ऑफिस के ठीक सामने एक महिला अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ चुपचाप आकर बैठ जाती है। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखें जैसे रातों की नींद खो चुकी थी। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों बैठी है। महिला हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहती है कि उसे साहब से मिलना है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पुलिसकर्मी भी उसे रोक नहीं पाता और उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा देता है। महिला अपने बच्चों के साथ एसपी के कमरे में पहुंचती है और जैसे ही बैठती है तो उसके अंदर का दर्द फूट पड़ता है। वे रोते हुए कहती है कि उसका पति पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन उसने 2 और महिलाओं के साथ संबंध बना रखे हैं और अब वो घर ही नहीं आता। बच्चों से कोई उसका मतलब भी नहीं है। वे कहती है कि इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति कहाँ रहता है या किसके साथ क्या करता है, लेकिन उसके बच्चे का अब क्या होगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसकी आवाज यहाँ पे कांपने लगती है जब वो कहती है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि उसके पति की तनख्वाह का आधा हिस्सा उसे मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। एसपी उसकी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक मजबूर माँ की सच्चाई है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि कांस्टेबल की तनख्वाह का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को दे दिया जाएगा। ये सुनते ही महिला के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान आती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, अब उसके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और अब वो सम्मान के साथ जी पाएगी। वे अपने बच्चों के साथ वापस गांव लौट जाती है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से बच्चों की परवरिश में लग जाती है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं और फिर आता है 29 अप्रैल 2005 का वो दिन। सुबह का समय होता है जब अमर सिंह यादव नाम का व्यक्ति एक मारुति वैन में बैठकर अपने घर पहुंचता है। वे अपने बेटे पंकज के पास जाता है, उससे प्यार से बातें करता है और उसके लिए खाने पीने की चीजें भी लाया होता है। वे उससे पूछता है कि वो कैसा है, तो पंकज थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है कि वे ठीक है। फिर यहाँ पे अमर सिंह उससे कहता है कि चलो आज शहर चलते हैं क्योंकि उसकी बहन की शादी आने वाली है और शादी के लिए खरीदारी करनी होगी। पंकज ये बात अपनी माँ उर्मिला देवी को जाकर बताता है। उर्मिला ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसका पति बदल गया है और अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझने लगा है। वे तुरंत अपने बच्चे को तैयार होने के लिए कहती है और खुद भी कुछ देर में तैयार हो जाती है। चारों बच्चे के चेहरे पर उत्साह साफ नजर होता है क्योंकि शादी की खरीदारी का नाम सुनते ही उनके मन में खुशी भर गई थी। गाड़ी अब गांव से निकलकर शहर की तरफ बढ़ती है और रास्ते भर हल्की फुल्की बातचीत होती रहती है। वे छिबरा महू पहुंचते हैं और एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते रहते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि घंटों घूमने के बाद भी कोई खरीदारी नहीं की जाती। उर्मिला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अमर सिंह उसे समझाता है कि आज सिर्फ चीजें देख रहे हैं, खरीदारी कल करेंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है और लगभग 6:30 बजे के आसपास वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी जाती है और बिना किसी वजह के सभी को वहां पे बैठा के रखा जाता है। जो चारों बच्चे थे और जो माँ थी वो उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और धीरे धीरे यहाँ पे समय बीतने लगता है। लगभग 1 घंटे का समय यहाँ पे बैठे बैठे गुजर जाता है। उर्मिला बेचैन होकर पूछती है कि आखिर वे यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, लेकिन अमर सिंह फिर बात को टाल देता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि अब चलना चाहिए। इसके बाद गाड़ी फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगती है। शाम ढल चुकी होती है और रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर अचानक कहता है कि गाड़ी बहुत गर्म हो गई है और अगर अभी नहीं रोकी गई तो इंजन खराब हो सकता है। फिर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया जाता है जहां पास में एक गहरी खाई भी होती है। बच्चों से कहा जाता है और माँ से कहा जाता है कि वे गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे क्योंकि गाड़ी को ठंडा किया जा रहा है। बच्चे बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं और वो माँ भी, लेकिन बाहर कुछ और ही यहाँ पर खेल चल रहा था। ड्राइवर एक कट्टी निकालता है और ऐसे दिखाता है कि वे इंजन में पानी डाल रहा हो, लेकिन अगले ही पल वही तरल पदार्थ गाड़ी के अंदर उधेल दिए जाते हैं। कुछ ही सेकंड में उर्मिला को समझ आ जाता है कि ये पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है। वे घबरा जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी पहले ही लॉक कर दी गई थी। बच्चों की चीख यहाँ पे गूंजने लगती है। वे मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता जो उनकी आवाज सुन सके।
और फिर अचानक एक चिंगारी लगती है और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। जैसे ही आग की लपटें गाड़ी को घेरती है, अंदर बैठे उर्मिला और उसके मासूम बच्चे एक एक पल मौत से लड़ने लगते हैं। चीखें इतनी दर्दनाक थी कि अगर कोई सुन ले तो उनकी रूह कांप जाए, लेकिन उस सुनसान सड़क पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उर्मिला बार बार दरवाजे को धक्का देती है, खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद था। बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे थे, लेकिन एक माँ उस पल पूरी तरह बेबस थी। बाहर खड़े अमर सिंह और उसका साथी ये सब देख रहा था, जैसे उन्हें किसी की चीख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। आग बढ़ती जा रही थी और कुछ ही सेकंड में पूरी वैन आग का गोला बन चुकी थी। फिर उन्होंने गाड़ी को हल्का सा धक्का दिया और वो जलती हुई वैन सीधे पास की खाई में जा गिरी। अब अंदर फंसे लोगों की बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। आग की लपटें और भी तेज हो चुकी थी और जो धुआं था वो आसमान में उठने लगा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था यहाँ पर। उसी वक्त वहां से गुजर रहे इलाके के इंस्पेक्टर उमाशंकर यादव अपनी टीम के साथ गश्त पर लगे हुए थे। जैसे ही उनकी नजर जलती हुई गाड़ी पर पड़ी, उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी रोकी और मौके की तरफ दौड़ पड़े। उधर अमर सिंह और उसका साथी पुलिस को आते देख मौके से भाग निकला। इंस्पेक्टर और उसकी टीम ने जब पास जाकर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर लोग फंसे हुए हैं। आग इतनी भयानक थी कि पास जाना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आसपास पड़ी मिट्टी और रेत उठाकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ पुलिसकर्मी पत्थरों से गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये एक ऐसा दृश्य था जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की दूरी को तय कर रहा था। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद गाड़ी के शीशे तोड़े गए और एक एक करके सभी को बाहर निकाला गया। उर्मिला देवी, उसकी बेटियां ममता, पूजा, सुधा और उसका बेटा पंकज सभी बुरी तरह से यहाँ पे झुलस चुके थे। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि हालत बहुत नाजुक है और उन्हें तुरंत यहाँ पे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। इसी बीच पुलिस ने मौके को गंभीरता से समझते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। मजिस्ट्रेट भी अस्पताल पहुंचते हैं ताकि घायलों के बयान लिए जा सके, क्योंकि उनकी हालत किसी भी वक्त बिगड़ सकती थी। उर्मिला देवी अपने आखिरी शब्दों में जो बताती है वो सुनकर हर कोई सुन रह जाता है। वे कहती है कि ये सब उसके पति अमर सिंह यादव की साजिश थी। वही उसे और उसके बच्चों को बहाने से शहर लेकर गया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। वो ये भी बताती है कि उसके पति के 2 महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए वो इस उर्मिला से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने ये सारा खौफनाक साजिश रचा। बच्चों के बयान भी लगभग यही कहानी बयां कर रहे थे। सभी ने बताया कि कैसे उसके पिता ने पहले उन्हें प्यार से शहर ले जाने का बहाना बनाया और फिर अचानक गाड़ी रोककर ये सब किया। इन बयानों के बाद पुलिस के पास अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। लेकिन किस्मत इतनी भी मेहरबान नहीं थी। इलाज के दौरान उर्मिला देवी ने दम तोड़ दिया और कुछ ही समय बाद उसकी बड़ी बेटी ममता और दूसरी बेटी पूजा की भी मौत हो गई। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और हर कोई इस घटना की खबर सुनकर हिल गया। एक माँ और उसकी 2 बेटियों की दर्दनाक मौत ने सभी को यहाँ पे झकझोर कर रख दिया। हालांकि सुधा और पंकज की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी और वे इस खौफनाक हादसे के गवाह बन गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अमर सिंह यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस चलाया गया। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो गवाहों के बयान, पुलिस अधिकारियों की गवाही और बचे हुए बच्चों के बयान सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। निचली अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह यादव को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अमर सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां भी उसने यही दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। फिर उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को दोबारा सुनवाई की, लेकिन निचली अदालत के फैसले को ही सही माना और सजा को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि उसे कम से कम 30 साल तक जेल में रहना ही होगा। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं थी कि एक आदमी ने अपने ही परिवार को खत्म करने की कोशिश की, बल्कि ये थी कि उसने ये सब इतनी ठंडी दिमाग से प्लान किया। जिस पत्नी ने उससे सिर्फ अपने बच्चे के लिए आधा हक मांगा था, उसी को उसने मौत के हवाले कर दिया। और जिन बच्चों ने अपने पिता पर भरोसा किया, उन्हीं के साथ उसने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में जब लालच और स्वार्थ घुस जाता है
तो इंसान कितना खतरनाक बन सकता है। आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।